आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। आप सबको पता ही होगा कि हमने एक बर्निंग इशू पे बात करना शुरू किया और उसमें एक बात सामने आई एपेक्स कमेटी की। और आज एक और एपेक्स कमेटी के मेंबरान कुछ नए खुलासों के साथ हमारे बीच में हैं और हमारे बीच में है के खोसा जी, जो कि केपी सभा के प्रेसिडेंट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत नज़दीकी से इन्होंने इस इशू को देखा है। और जैसा कि हमने आपको बताया एपेक्स कमेटी की बात, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द राइट न्यूज सर। थैंक यू रोहित जी। सर, आप हमें ये बताइए कि जैसे हमने बात की पीएम पैकेज को, आज के हालात आप देख रहे हैं, लेकिन उस समय की बात अगर हम करें 2010 2011 में 9 और 10 की बात अगर हम करें, एपेक्स कमेटी जब बनी थी तो क्या डिसीजंस हुए थे, क्यों आज वो चीजें हैं जैसे बॉन्ड है बाकी चीजें हैं वो सामने आ रही है और आज इस सिचुएशन पे आके ये कम्युनिटी खड़ा हुई है। रोहित जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद इस चीज़ के लिए करूँगा कि आपने आज से हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया जब आपने मेरे से कहा कि मैं आपके साथ इस बारे में बात करना चाहता हूँ जी। तो मेरी ही मसरूफियात की वजह से मेरे साथ ये मीटिंग जो है वो डिले हो गई। तो परहैप्स मैं फर्स्ट आदमी था जिससे आप बात करना चाहते थे। जी। और मैं स्टार्ट करूँगा रीसेंट जो आप पीएम पैकेज वाले बच्चे हमारे जो रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में बाहर बैठे हुए धरना पे बैठे हुए थे और हम भी उनके बीच में होके आए थे और भी हमारी कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहाँ होके आए थे। और वहाँ पर आपने, जब मैंने आपकी वहाँ की वीडियो देखी, उसमें आपने एपेक्स कमेटी के बारे में मेंशन किया था जी। और जिस टोन से आपने मेंशन किया था तो मुझे लगा कि एपेक्स कमेटी को कटघरे में खड़ा करने की आपकी मंशा थी। वो इसलिए हो सकता है कि उनके जो फैक्ट्स थे उस समय के, उनसे आप वो आगाह नहीं थे, तो इसलिए कटघरे में खड़े करते नहीं करते। क्योंकि आप एक यंगस्टर हैं तो मुझे मालूम है कि आपने भी अभी आगे बहुत चलना है और इतने सारे जो इश्यूज हमारे कम्युनिटी के कॉम्प्लिकेटेड अब इस स्टेज पे हो गए हैं जी। तो उनका आपको इतना ज्ञान नहीं रहा होता, तो इसलिए आपने उस टाइम ये कहा कि हमारे पास वो नाम आ गए हैं, कि वो लिस्ट आ गई है, अब हम उनसे पूछेंगे कि उनने कम्युनिटी को ऑलमोस्ट टोन ये थी कि लेट डाउन किया कि बच्चों को वहाँ भेजा और आज बच्चे यहाँ पे इस हालत में। जी। तो उसमें आपका उसमें कोई, मैं आप पे कोई दोष नहीं देता कि आपने उस तरीके से वो बात की, क्योंकि उसके बाद आपने जब 2-3 मेंबरान से बात की तो बिल्कुल आपके परसेप्शन में थोड़ी चेंज आई। और कल आपने पीएम पैकेज वालों से भी बात की, कल या परसों बात जी। की जी। थी, जी। तो उसमें भी मैंने देखा कि अब 1 आध महीने में पीएम पैकेज वालों के जो बयानात आ रहे हैं शुरू वाले और अब में थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो वो होता ही है, क्योंकि अब अगर 5 साढ़े 5 महीने से ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अफ़सोस से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने सुध नहीं ली उस हद तक जिस हद तक लेनी चाहिए थी। जी। सुध लेनी चाहिए थी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनने सारे इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर देना चाहिए था। सुध लेनी चाहिए थी, वो नहीं ली तो कोई भी आदमी जो है वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है और थोड़े उसमें तल्खी उनकी बातों जी। में आ सकती है और आ गई, हम्म। तो उसमें सरकार का डेफिनेटली दोष भी है। तो मैं वहाँ से ही शुरू करता हूँ कि सबसे पहले एपेक्स कमेटी के बारे में मैं आज अपने आप को तकरीबन रिस्ट्रिक्ट करूँगा। बाद में पीएम पैकेज वालों के जो इस टाइम इश्यूज चल रहे हैं उस पर बाद में अगर आएंगे, अगर जी। जी। आपके पास उतना टाइम बिल्कुल होगा। बिल्कुल। एपेक्स कमेटी का आपको इस संदर्भ में देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपने हर बार कहा एपेक्स कमेटी और सब ने कहा एपेक्स कमेटी और अभी भी कह रहे हैं एपेक्स कमेटी। एपेक्स कमेटी का मतलब होता है कि सर्वोच्च कमेटी, जिसने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर और उसको फॉलो किया जाएगा। तो आपने ये पूरा नाम उसका पढ़ा नहीं, उसमें लिखा हुआ है एपेक्स
एडवाइजरी कमेटी। हम्म, जब वर्ड एडवाइजरी पे आप थोड़ा सा भी वो रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको सामने पता लग जाएगा कि उसकी जो अथॉरिटी है वो खाली एडवाइस करने तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। और एडवाइस जो वो करेगी कमेटी, उसको उसकी बातों को मानना या उस एडवाइस को उस पर अमल करना या नहीं करना वो गवर्नमेंट के हाथ। जी। अब गवर्नमेंट ने 2008 में जब वो पैकेज अनाउंस हुआ तो जैसे साहब साहब ने बताया कि इकोनॉमिक पैकेज था, हम उसी संदर्भ में उसको उस टाइम भी देख रहे थे। उसका रिटर्न के साथ कोई लिंक नहीं था, लेकिन पैकेज जो है उसमें 10-11 कंपोनेंट्स थे। मैंने आपको अभी सारे कागज़ बताए कि प्रॉपरली एजेंडा भी इशू होते थे और मिनट्स भी बनते थे। उसमें आपने साफ देखा कि कितने कंपोनेंट्स थे, जिन कंपोनेंट्स पे बातचीत होती थी, जिन कंपोनेंट्स पे उधर डिस्कशन होती थी और क्या फैसले होते थे, वो सबके सामने है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पुराना एक्टिविस्ट होने के नाते मैं ये बड़ी रिस्पॉन्सिबली आपको कहना चाहता हूँ कि जितनी भी सरकारें 90 के बाद से अभी तक हमारे इश्यूज को देख रही थी, एक चीज़ कॉमन रही। कॉमन ये रही कि हमारे कश्मीरी पंडित्स का कोई भी जो भी इशू होता था उसको ड्रैग किया जाता था। जैसे आज अगर कोई इशू आया और अगर उसको 1 या 2 महीने में या 3 महीने में रिजॉल्व होने की उसकी वो थी, ज़रूरत थी जी। लेकिन वो ऐसा लटक जाता था जैसे वो इट्स नोबडीज बेबी, कोई इतना ज़्यादा उस पर सीरियसनेस नहीं होती थी। इसी रिस्पेक्ट में आप अगर एपेक्स कमेटी जिसको हम कहते हैं, हालांकि एपेक्स एडवाइजरी आप एपेक्स कमेटी ही बोलेंगे, एडवाइजरी मैंने आपको बता दिया। एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग्स, पहले गठन जो हुआ फिर जो मीटिंग्स हुई, उनकी भी बिल्कुल वही नौइयत है। 2009 सितंबर ये एपेक्स कमेटी का गठन हुआ। जी। 2009 सितंबर में पहली मीटिंग हुई। ड्राफ्ट एक पैकेज जो 2008 का था वो एपेक्स कमेटी में डिस्कस हुआ। और जब हम लोगों ने वो ड्राफ्ट पैकेज देखा, वो मीटिंग मेरे ख्याल में 2 ढाई 3 घंटे चली होगी। वो गांधीनगर में जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, उसका जो वो हॉल है वहाँ पे हुआ। उस समय के जो तत्कालीन रिहैबिलिटेशन मंत्री रमन भल्ला जी थे, उन्होंने वो मीटिंग चेयर की थी। और जब ये लिस्ट पहले निकली थी उसमें पनून कश्मीर के लोग भी थे, 3 नाम थे जिन्होंने वहाँ पर आने से उन्होंने अपने आप को एक्सक्यूज़ किया कि हम इसमें नहीं आएंगे। उनको छोड़ के बाकी सब लोग आए हुए थे। ये सितंबर 2009 की बात है। सारा पैकेज जो है वहाँ पे थॉरोली थ्रेडवेयर, उसके हर कंपोनेंट पे बातचीत हुई और सारी एपेक्स कमेटी ने इन वन वॉइस उसको नकार दिया कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हमें मंजूर नहीं है। जी। 2-3 मैं आपको बताऊंगा। जैसे उन्होंने रखा था कि जी को जो भी कश्मीर जाना चाहेगा और अपना घर वहाँ बनाना चाहेगा तो 7.5 लाख रुपया उसको मिलेगा। जी। तो वो 7.5 लाख रुपए में वहाँ जाए। कोई अपना घर रिपेयर करवाना चाहता है जिसका घर वहाँ इंटैक्ट है तो 2 लाख रुपया मिलेगा, तो वो वहाँ जाए। सारी एपेक्स कमेटी ने, सारे मेंबर्स ने वन वॉइस में इस बात को नकार दिया था। और ये कहा गया था, ये फैसला हुआ था वहाँ जी कि इस पैकेज को दोबारा से अब रीवैम्प करिए और नेक्स्ट मीटिंग में हम इसको कंसिडर करेंगे। रीवैम्प करने के लिए
स्ट्रेट अवे 7.5 लाख से 20 लाख रुपया बोला गया था। जी 2 लाख से शायद 4 लाख बोला था, ये मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन डबल कर दिया था। और जो बिजनेस के लिए 5 लाख था, उसमें 15 लाख की बात की गई थी। 6,000 जॉब्स, 9,000 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो उन्होंने रखा था कि जी मैं आपको एक सवाल यहाँ रेज होता है, मैं पूछना चाहूंगा कि एम्प्लॉयमेंट पैकेज बनने से पहले ही ये डिस्कस हुआ था कि इसमें क्या चीजें होनी चाहिए, तो लेकिन इसमें बात आई जब राजेंद्र प्रेमी जी ने बात की, वो सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें इंटरफेरेंस था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, क्या उससे पहले ये एपेक्स कमेटी का डिसीजन था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये चीजें हुई? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो बहुत पुरानी बात है जी ये जो पैकेज आया है जी। उससे पहले का वो सुप्रीम कोर्ट की जो वो बात करते जी, हैं, वो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, क्यों हम एपेक्स कमेटी की बात कर रहे हैं, और एपेक्स कमेटी जो बनी थी, एपेक्स एडवाइजरी कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल पैकेज फॉर माइग्रेंट्स जो बोलते थे, लेकिन गलत बोलते थे माइग्रेंट्स, वो बनी। ठीक ठीक। उसके लिए एपेक्स कमेटी स्पेसिफिकली बनी थी जी। उससे पहले अगर हम जाएं तो आप ये देखेंगे कि सबसे पहले सुषमा नहीं जो यहाँ की आईएएस ऑफिसर थी, उनकी इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी एक 2004 में यहाँ आई थी। उन्होंने डिसाइड किया था कि 1,000 जॉब्स कश्मीरी पंडित्स को देनी चाहिए, देंगे। तो वो तो तब से चलता आ रहा था, तो अल्टीमेटली एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया गया था। तो जॉब्स के लिए जो था वो उसमें यही कंपोनेंट था, 6,000 प्लस 9,000। तो हमने सबने कहा कि जी ये काफ़ी नहीं है, और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था। परहैप्स ये मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने ही वहाँ पे ये रेज किया था कि हमने ये मीटिंग बुला ली है, बहुत अच्छा किया, हमने तारीफ की कि आपने ये इसको वो किया है, कमेटी को बनाया है। लेकिन कमेटी की मीटिंग्स की जो वो हैं, जो उसकी वो है टाइमिंग जो है जी, या उसकी जो कितनी कितनी देर के बाद ये मीटिंग होनी चाहिए, वो तय हो जाना चाहिए। हमने कहा था कि पहला साल है, हर 3 महीने के बाद जो इसकी पीरियोडिसिटी है वो फिक्स होनी चाहिए। हर 3 महीने के बाद हम मीटिंग करेंगे, क्योंकि आज अगर हम कह रहे हैं कि ये जो कंपोनेंट्स हैं इसके ये हमें मंजूर नहीं है, तो तीसरे 3 महीने के बाद आप तब तक नया प्रपोजल लाइए। तो मैं आपको बताता हूँ रोहित जी के ये अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, ये मैंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स की जब मीटिंग 2013 में हुई थी, वहाँ पे भी मैंने ये बात कही थी कि आपने सितंबर 2009 में ये पहली मीटिंग हुई थी। उसके बाद एक इनफॉर्मल मीटिंग जनवरी 2010 में, इनफॉर्मल मीटिंग, उसका ना एजेंडा था ना मिनट्स बनने थे, इसी थोड़ी बहुत बात पे वो होना था। तो उसके बाद जो फॉर्मल नेक्स्ट मीटिंग हुई वो सितंबर 2011 में, 2011 जी। 2 साल के गैप के बाद सेकंड फॉर्मल मीटिंग ऑफ द एपेक्स कमेटी। जबकि हमने 2009 की मीटिंग में कहा था कि 3-3 महीने के बाद करिए या 6 महीने के बाद करिए, ताकि हम इस चीज, मैंने आपसे जो पहले ही कहा ना कि हमारे हर इशू को ड्रैग किया जाता था, कोई भी सरकार हो उसमें ड्रैग ही होता था इशू। मैं आज बिल्कुल फ्रैंकली आपसे ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने इतने 30 साल में बड़ी बार अपने आप को फ्रस्ट्रेट हुआ महसूस किया जी। क्योंकि हम कोशिश करते थे कि कोई चीज़ जो है वो तेज़ी से आगे बढ़े, लेकिन इतने इम्पेडिमेंट्स उसमें क्रिएट किए जाते थे जो कि हमें आज तक उसका अफसोस जी। अब 2011 में सेकंड मीटिंग, और आप यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 2011 में जो मीटिंग हुई उसका एजेंडा जो था वो हूबहू 2009 वाला था जी। जो हमारे सामने वो चीज़ें रखी गई, उसमें कोई वो 7.5 लाख से 20 लाख का मेंशन नहीं था, उसमें कोई 2 लाख से 4 लाख का मेंशन नहीं था, उसमें कोई वो 5 लाख से 15 लाख का मेंशन कुछ भी नहीं था। दोबारा वहीं पे वही डिस्कशंस हुई, दोबारा वही हुआ 2011 में कि जी आप ये इसको करिए,
जो ये करेंगे तो उसके बाद हम आगे चलेंगे। लेकिन 2009 और 2011 के बीच में 2010 में एम्प्लॉयमेंट जो है वो चले गए वहां पे, दे दी गई। 2010 से 9 से 11 एपेक्स कमेटी को कहाँ मौका था कि वो उसमें ऑब्जेक्ट करते कि ये क्या आप कर रहे हो। इंडिविजुअली बाद में हो रहा था, जब पता लगा कि इन्होंने बॉन्ड मांगना शुरू किया है जी, तो हम लोग सारे हिले। तो क्या उस टाइम पे आप सब लोग ने मिलके बॉन्ड के बारे में बात नहीं की? बिल्कुल हुई बात, जी, बात हुई, रोकने की कोशिश की आपने? यस, रमन भल्ला जी के घर पे हम लोग गए थे, मैं भी था उसमें, उस मीटिंग में हमारे जत्तू साहब भी वहां पे थे और बहुत सारे लोग थे। तो हमने उनसे ये कहा था कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। तो लेकिन अल्टीमेटली एक बात हमें अप्रिशिएट करनी है कि बहुत सारे बच्चे हमारे जो थे वो दे वर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग ओवर एज। अगर थोड़ा सा भी और डिले हो जाता तो वो ओवर एज हो जाते, तो उनका काम खराब हो जाना था। तो फिर लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। हाँ, बॉन्ड ही देना है, अब क्या है, ये कौन सा ऐसा बॉन्ड है। और आज कोई ये अगर हम इस बॉन्ड की, बॉन्ड नहीं है ये, एफिडेविट दिया हुआ है हमने कि हमारा अंडरटेकिंग दी हुई है कि हमारी जो है जॉब्स कश्मीर में होंगी। तो आज वो बॉन्ड कोई ऐसा बॉन्ड तो है ही नहीं कि जैसे बॉन्ड्स कंपनियां लेती हैं कि भाई ये बॉन्ड आप 2 साल के लिए बॉन्डेड हमारे साथ हो गए। ये तो ऐसा है नहीं। ये है कश्मीर में हम नौकरियां करेंगे, और हमें भी ये मालूम था कि ये पैकेज जो है ये कश्मीर के लिए ही था। तो लेकिन अगर वहां माहौल खराब हो जाता है, वहां मरने मराने पे बात आ गई है, तो फिर आप इस बॉन्ड की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहती। राइट। इसलिए हमें इस चीज का वो ये मन में नहीं रखना चाहिए कि अगर वो बॉन्ड नहीं होता तो आज हम कह देते ठीक है जी हम वहां करेंगे। वो था ही नहीं, ये पैकेज ही बना था वहां के लिए उस स्पेसिफिक। इसमें एक ब्रीफ नोट गवर्नमेंट की तरफ से जो दिया गया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे ये नौकरियां हैं, ये वहां के लिए हैं, और ये सुपर न्यूमरी पोस्ट हैं, इनका बाकी पोस्टों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि 2011 के बाद कितने साल लग गए, वही 1400 कुछ पोस्टें फिल हुई थी। क्यों? मैंने आपसे कहा ना कि हमारे हर इशू में पंगे हमेशा रहे हैं। 3000 इन्होंने कहा, 6000 में से 3000 पहले लेंगे, उसकी नोटिफिकेशन निकली। अरे भाई, आपको तो मालूम है कि हमारी जो कम्युनिटी है इसमें कोई रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग नहीं हैं। तो आपने वो सारी चीज पहले क्लियर कर लेनी चाहिए थी। आपने 3000 का नोटिस निकाला, उसमें से कहा जी कि 800 जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए फ्रीज हो गए। 2200 का रिक्रूटमेंट कर रहे हो, 2200 में से कितने सिलेक्ट हुए? 1400 ने ज्वाइन किया, बाकी वो 600-700 रह गए। 600-700 रह गए। जब वो धीरे धीरे वो कंप्लीट हुए तो वो 800 को जी उसको जी अब डी फ्रीज करेंगे। फिर वो डी फ्रीज किया गया, उसमें कितना टाइम लग गया। मेरा यह है कि वो डिले करने का उनकी गवर्नमेंट की हमेशा डिले करने की मंशा रहती रही है। अल्टीमेटली जाके 3000 जब ये करने की बारी आई तो तब तक कितने साल निकल गए। इतने में एक और इशू हो गया। वो 200 बच्चा ऐसा था जो कि कोर्ट में चले गए जी, एंड राइटली सो। उनका इशू था, उनका भी जेन्युइन इशू था। अगर जेन्युइन नहीं होता तो कोर्ट उनके हक में फैसला कैसे देती? उस वक्त भी हम तड़पे, रोहित, मैं आपको क्या बताऊं, हम तड़पे। हम सेक्रेटेरिएट में हमने अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों से, इनसे रिलीफ वालों से बात की, इनसे कहा कि आप जो 3000 है इसमें से 200 जो कोर्ट में गए हुए हैं, 200 आप साइड पे रख दो, 2800 को तो रिक्रूट कर दो। इन्होंने 1.5-2 साल उसमें निकाल दिया कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा तब तक हम नहीं रिक्रूटमेंट नहीं निकालेंगे। राइट। तो आप देखिए कि हमारे साथ कितनी गवर्नमेंट ने ज्यादती की। कौन सी गवर्नमेंट थी, चाहे उमर साहब की गवर्नमेंट थी या उससे पहले बाद में कौन सी थी, जो भी थी, आजाद साहब भी थे बीच में या क्या था, आई डोंट नो। अब मैं तो आजाद साहब की तो पहले ही खत्म हो गई थी। तो ये जो गवर्नमेंटें आई हैं तो इनको ये एहसास ही नहीं होता था कि अगर ये पैकेज दिया हुआ है 2008 में
तो ये जो 6000 रिक्रूटमेंट है ये 2-4 साल के अंदर अंदर खत्म हो जानी चाहिए, जी जी लेकिन ड्रैग करते थे। करते उसमें मैं मनोज सिन्हा की गवर्नमेंट को थैंक्स करता हूं कि इन्होंने आके 1-2 साल में उसको रिक्रूटमेंट को पुश करने की कोशिश की और उन्होंने कर दिया, जैसे तैसे जो भी था वो कर दिया। सिमिलरली बीच में एक और इशू आया था, वो SRO 525 वो इन्होंने इशू किया था, जो कि 500 पोस्ट जो है यहाँ से निकाल के तो उन्होंने जो कश्मीर में हमारे भाई हैं उनके लिए रख दिया था। उसमें जो दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो भी हमारे भाई हैं, सिख हैं, तो वो कोर्ट में चले गए। वो कोर्ट में चले गए तो 1.5 साल उसमें निकल गया। तब तक सारी रिक्रूटमेंट ये रोक देते, होल्ड हो गया। क्यों? अब क्यों कर रहे थे आप? 500 रोक दीजिए, बाकी कर दीजिए, लेकिन नहीं करते थे क्योंकि किसी को कोई इंटेंशन होती नहीं थी। स्पेशली जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहते थे ठीक है इनकी रगड़े लगते हैं तो लगने दो। इधर हमारे बच्चे जो है वो ओवरेज भी हो गए, होते जाते थे। फिर एक नई प्रॉब्लम आ गई कि अब इतने ओवरेज बच्चे हैं, अब इनका क्या होगा। वो एक मेरे पास यहाँ कितनी बार ओवरेज वाले आए, हमारा सहन करते शिव करावाई करते सहन करते, ये मंदी वन टाइम के हैं तो ये करेंगे। मतलब ये हम खून के आंसू रोए हैं। और आज भी अब ये 10 साल के बाद 12 साल के बाद इस वक्त हमारी सिचुएशन फिर सिमिलर हो गई। क्यों हुई है? 2019 में एक इतना बड़ा डिसीजन लिया गया, 370 खत्म, वो दूसरा जो है 35 है वो भी खत्म। हमने भी जिस दिन खत्म हुआ, मेरे ख्याल में कश्मीरी पंडित सभा वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने वेलकम किया इस चीज़ का और हाईलाइट किया कि बड़ा अच्छा हुआ ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद पूरा जो J&K है वो इसमें इंडियन यूनियन में उसका पूरा जो है सब विलय हो गया है। अब इट्स अ पार्ट ऑफ द नेशन। हमने भी वो किया, सब कुछ किया। तो लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि वहाँ पर कश्मीर में जो है अब हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे इसके बाद। लेकिन 2-2.5 साल में सिचुएशन वहाँ बदल गई ना। ये तो बहुत अच्छा है, NIA भी लगाया, हमने ED भी किया, हमने उन लोगों को जिसका हम बार बार कहते रहे वो जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स थे उनको भी वहाँ से हटा दिया। लोगों ने भी वहाँ इस चीज़ को मान भी लिया। लेकिन लल बिफोर द स्टॉर्म हमें लगता था, वो इसलिए क्योंकि सामने है 2020 से, ऑलमोस्ट 2020 से वहाँ ये शुरू हो गई जी माइनॉरिटी कम्युनिटी की टारगेटेड किलिंग्स जो है 2020 से शुरू हो गई। सबसे पहले वो सुनहरा जो था वहाँ पे उनको मारा गया। उसके बाद उधर जो कृष्णा ढाबा वाले बिंद्रू जी, फिर को मारा गया। उसके बाद बिंद्रू जी को मारा गया। हमारी 10 साल में 11 साल में कश्मीरी पंडित जो PM पैकेज के बच्चे थे उनकी तरफ किसी ने टारगेट उनको किसी ने नहीं किया। लेकिन अब किया। अगर अब किया तो इसका मतलब है उन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो टेररिस्ट है उन्होंने अपना जो वो है मोडस ऑपरेंडी जो है बदल दिया कि अब ये सॉफ्ट टारगेट है, इनको हम मारेंगे, चाहे पाकिस्तान के बिहार से भी है। लेकिन वो हुआ तो ना एक ये थ्रेट एक रियल है। बिल्कुल। अगर रियल थ्रेट है तो उसको हमें रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि हम रिकॉग्नाइज नहीं